Hello friends, this is Naresh and today once again I am in front of you having a very valuable motivational topic for you. Dear friends, आप सभी अभी 10th बोर्ड के एग्जाम, प्रतियोगिता, परीक्षा और अन्य प्रकार की तैयारी को लेकर के अपनी असमंजस स्थिति में बने हुए होंगे। आप अपनी तैयारी कैसे करें, किस तरह से अपनी योजना बनाएं जिससे आप आगे बढ़ सके। कभी कभी बहुत सारी चिंता होती है कि दुनिया भर की दूसरी टेंशन और साथ में पढ़ाई और दूसरा इन्वॉल्वमेंट होता है, हम किस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ा पाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। 10th बोर्ड के बच्चे भी टेंशन में रहते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह से मेंटेन करें। प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आती है, वो समस्या आपके समाधान से बड़ी नहीं हो सकती है, आपके प्रयासों से बड़ी हो सकती नहीं है। सबसे पहले आपको पेपर के पैटर्न को समझना होगा। पेपर का पैटर्न क्या चाहता है, पेपर के पैटर्न के अनुसार अपने पूरे पार्ट को डिवाइड करना होगा और सेक्शन के अनुसार उस चीज को मास्टरी करनी होगी। सबसे बड़ी चीज मैं इंग्लिश को लेकर बताना चाहूंगा। इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन सबसे पहले आता है और रीडिंग सेक्शन को समझने के लिए आपको अभ्यास रेगुलर करना पड़ता है और रीडिंग सेक्शन के लिए आपको पैसेज को समझना बहुत जरूरी होता है और पैसेज के अंदर WH वर्ड आते हैं। W और H वर्ड का यूज किस आधार पे होता है, व्हाट क्या काम आता है, व्हेन क्या काम आता है, उस चीज को पता लगाना है। दूसरी बात, पैसेज में जिस टेंस में जो क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है उसी टेंस में आपको रिप्लाई देना है। आप टेंस चेंज नहीं करें। जैसे डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, डीड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हुए देना हुआ है। फिर आपको क्वेश्चन को ऐड करते हुए एग्जैक्ट आंसर वहां ढूंढ करके लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना है। ये तभी होगा जब आप रेगुलर डे का एक पैसेज सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, दिन का एक पैसेज सोल्व करें विदाउट ऑब्जर्विंग द आंसर। Answer you may observe after completing your question. After solving the passage, you can check the answer. इसके पहले आंसर चेक ना करें। तो पैसेज को एक बार पढ़े, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और जब उत्तर लिखने की बात आ रही है तो WH वर्ड की आइडेंटिटी पूर्ण करने के पश्चात एग्जैक्ट आंसर को क्वेश्चन को ऐड करते हुए लिखना है और फिर नीचे अंडरलाइन करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, आपको इस बात की गलती नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, जब हम जाते हैं राइटिंग सेक्शन को पूर्ण करने की बात करते हैं तो राइटिंग सेक्शन के अंदर टॉपिक दिया हुआ आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें किस टेंस को प्रयोग करना है। प्यारे दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन जो अलाइव है तो अपन को प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। जहां प्रोसेस पूछी जाती है ना, व्हाट शैल यू डू टू बिकम अ डॉक्टर, ये प्रोसेस पूछ रहा है। उस समय जब प्रोसेस की बात आती है तो प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। प्रेजेंट में फ्यूचर भी आ सकता है, लेकिन जो घटनाक्रम इवेंट हो चुके हैं, जैसे स्टोरीज हैं, जैसे एक्सीडेंटल घटना है वो पूरी हो चुकी है, उसके लिए आपको पास्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। टेंस की आइडेंटिटी में बिल्कुल भी गलती ना करें, अन्यथा इंग्लिश के मार्क्स आपके कट सकते हैं। साथ ही आप लेटर लिखते हैं, लेटर एक निश्चित स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करता है। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको विशेष जानना है कि एड्रेसिंग के सारे लेटर कैपिटल्स में आते हैं। एड्रेसिंग के लेटर्स को कैपिटल में ही लिखना है। आप नॉन कैपिटल में लिखोगे तो गलती हो जाएगी। एक निश्चित प्लेस पे लिखना है और एक निश्चित फॉर्मेट को फॉलो करना है। सब्जेक्ट लिखना है और कैपिटल स्मॉल लेटर की गलती करनी नहीं है। जब भी लेटर लिखो, लेटर में मैक्सिमम चीजें क्वेश्चन से ही ऐड करके लिखी जाती है और साथ ही इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। टेंस सिंपल अप्लाई करना है और स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए लेटर राइटिंग में और प्रयास करना है कि पूरा पेज कवर करें। लेटर राइटिंग में मैक्सिमम बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें नहीं बनाना है। वी हैव टू मेक इजी एंड अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस बाय विच the checker, the observer will understand your feelings and will give you marks। तो स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ इसको लिखना है। थर्ड चीज आती है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी लिखने के लिए आपको सबसे पहले टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल के बाद स्टोरी को उस पार्ट के अकॉर्डिंग बताते हुए लिखना है और लास्ट में इसका मोरल लिखना भी जरूरी है। स्टोरी पूरी पास्ट टेंस में भी आती है, लेकिन कहीं आपको लगा कि मुझे प्रेजेंट में कुछ लिखना है तो मेंशन दिस इनसाइड द इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमा के अंदर उस पूरे प्रेजेंट टेंस सेंटेंस की लाइन को लिख दीजिए और मेंशन करके छोड़ दीजिए। फिर ग्रामर आता है और ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। ग्रामर के सारे रूल्स और रेगुलेशंस आपको पढ़ने होंगे, पहले से ही इसकी प्रैक्टिस लॉन्ग करनी होगी। जब क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें टेंस की कौन सी वर्ब आती है, इसमें कौन सा एरर है, क्या है। वो आपको खुद क्वेश्चन को पढ़ के सोचना है, समझना है। यू हैव टू गेट इट एंड यू कैन डू इट, यू कैन गेट इट बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट। अच्छा अभ्यास करने के बाद आपको वही चीज मूल करनी पड़ती है कि क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में कोई वर्ब भरनी है, इस क्वेश्चन के एरर है तो उसका मूल आधार क्या है। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडरस्टैंड कर लिया है, टेंस कर लिया, प्रेपोजिशन कर लिया है, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो समझना है। फिर आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपका 2
सीन पैसेज आते हैं और सीन पैसेज मेरे पहले से कह रहा है WH वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्ट आंसर को ढूंढना है और आंसर को क्वेश्चन के अंदर ऐड करना है और जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा उसी टेंस में आंसर लिखना है और एग्जैक्ट आंसर को नीचे अंडरलाइन करना है पेंसिल से। उसी तरह से करता है, ये नहीं आया तो लीव कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे इंग्लिश ग्रामर कंटेंट RBC में तो लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करो, जो आपको बेस्ट लगे वही क्वेश्चन करने हैं। पेपर को सीक्वेंस में ही करना है और जितना पूछा उतना लिखना है। अगर 40 वर्ड्स लिखा है तो 4 लाइनें, 50 वर्ड्स का मतलब 5 लाइनें, लेकिन जो मैटर है वो अंदर आना चाहिए। कभी कभी बच्चे कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट जो मैटर है वो बाद में आ जाता है। कोई बात नहीं, आप पीछे लिख दीजिए, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए या उसको सर्कल में पैक कर लीजिए। रीडर विल कंसंट्रेट, चेकर विल कंसंट्रेट व्हाट इज रिटन देयर और वो चेक करके वह नंबर आपको दे देगा। इसके बाद की जो बात आती है वो आती है पोएट्री सेक्शन, जिसमें आपकी स्टेंजा आता है, ठीक है ना। उस स्टेंजा के अंदर की क्वेश्चंस आते हैं तो पोएट्री सेक्शन आप अच्छे से पढ़े, इसके थीम बेस्ड क्वेश्चन को पढ़े, पोएट्री के वास्तविक मीनिंग को समझे, क्योंकि पोएम लिखने का मूल उद्देश्य होता है जिसको सेंट्रल थीम कहते हैं। उस शॉर्ट में आप समझने का प्रयास करें और उस आधार पर क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्टली जितना पूछा उतना ही लिखना है। इंग्लिश में बढ़ा चढ़ा के अति लिखना नहीं है। इसके बाद आपके आता है इसकी क्वेश्चन पोएट्री के जो थीम बेस्ड होते हैं और अंदर के छोटे या बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अपने को थीम और अन्य लेवल के क्वेश्चंस की स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है सप्लीमेंट्री स्टोरी बुक आती है। स्टोरी बुक के अंदर 4 छोटे MCQs आते हैं, मतलब आपको अंदर की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे प्रश्न अंदर के MCQ 4 आते हैं और फिर 2 छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस भी आता है एक, जिसको आपके हिसाब से वर्णन करके लिखना है। ये तो है पेपर पैटर्न की बात में, लेकिन पेपर में जितना आप नीट, परफेक्ट एंड क्लीन एंड सीक्वेंस में काम करोगे उतना आपका काम करने की जो एफिशिएंसी है, आपके कार्य को अच्छी तरह से सराहा जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से एक अच्छी प्लानिंग अभी से कर दीजिए कि सेक्शन ए आपके 20 नंबर, 15 नंबर, जितने नंबर का आता है उसके लिए मैं क्या प्रयास करूं, किस तरह से मैं इसको लिखने का प्रयास करूं कि मेरे अच्छे नंबर आए। फिर सेक्शन बी को ग्रैब कीजिए, सी को कीजिए, डी को कीजिए और रेगुलर को पार्टली डिवाइड करके अपना अभ्यास करते रहिए। आई होप यू विल गेट योर सक्सेस इन योर 10th बोर्ड। I also suggest to all other remaining 10th and 12th board students, अदर भी इस तरह से अभ्यास करते हैं जो रीट ऑन क्लासेस की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पार्टली सिलेबस को डिवाइड करके डिस्कशन करते हुए उस टॉपिक को अपने माइंड में इतना सेट करें कि यू कैन गेट इजीली। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ, यू कैन अचीव दैट थिंग्स बट नीड टू डेवलप योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, यू कैन डू इट एनीथिंग हियर, बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर मिस्टेक वेयर you are doing mistake, and this mistake can be found out by your teacher, not others. So I hope you will talk to your teacher regarding this matter and get the right ideas. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel to get more motivational videos regarding this. Thank you.